स्वागत करती हूँ दोस्तों, आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो चलिए देख लेते हैं अ, आपके माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय अंग्रेजी, जो विषय अंग्रेजी है उसके कुछ सिलेबस हैं हमारे सामने। तो उस सिलेबस में यूनिट 14 यानी इकाई 14 में कुछ पोएम्स दिए गए हैं जिनको पढ़ना है, जिसमें से हमारा पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। मतलब होता है इसकी कि बर्फ की धूल, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, चलिए पोएम क्या कह रहा है देख लेते हैं। द वे आ क्रो, द वे आ क्रो का मतलब होता है एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, हेमलॉक वृक्ष से ऊपर, हेमलॉक वृक्ष से मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से हिलाकर गिराए हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, उससे मेरे हृदय की, अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो शोक में था वह शांत हो गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया एक छोटा सा पोयम है जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए ये जो नीचे हेमलॉक दिया हुआ है, इसका मतलब है अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर। इसका मतलब होता है कि छोटे सफ़ेद फूलों का एक जहरीला वृक्ष। अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर मतलब छोटे सफ़ेद फूलों का एक जहरीला वृक्ष। और रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब होता है पछताना, शौक, शौक करना, मतलब शौक यानी शोक, उदास रहना, पछताना या शोक करना या उदास रहना। तो चलिए ये छोटा सा पोयम था, हमने पढ़ लिया है। स्वागत करते हैं दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का इंग्लिश का सिलेबस अभी मैं आपके सामने बता रही हूँ कि जैसा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय अंग्रेजी के सिलेबस हैं, उसमें यूनिट 14 में पोएम्स दिए हुए हैं। तो पोएम्स वन बाय वन की हम कर रहे हैं। तो पहला पोएम का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अभी दूसरा पोएम आपके सामने है, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इसका मतलब होता है दोस्तों, चिड़ियाघर में एक बाघ, अ टाइगर इन जू। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में एक बाघ। चलिए देख लेते हैं दोस्तों पोएम का टाइटल क्या कह रहा है। पोएम का टाइटल कह रहा है कि द पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब होता है कि यह कविता चिड़ियाघर में एक बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत दिखाती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कविता यानी जो पोयम है चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और फिर से चिड़ियाघर में लौटती है। ठीक है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। क्या कह रहा है पोएम की, और फिर कविता को एक बार मन में पढ़ें और बताएं। ठीक है ना, कविता को एक बार मन में पढ़ें और बताएं कि कौन सा छंद यानी कौन सा स्टैंजा चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बताता है और कौन सा स्टैंजा जंगल के बाघ के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए हम पोएम ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमारा पोएम कह क्या रहा है। हमारा जो पोएम का पहला स्टैंजा है, तो चलिए उसे देख लेते हैं क्या है। ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्टाइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्यूट इन हिज क्विट क्वेट एंड रेज। चलिए क्या कह रहा है हमारा पहला स्टेंजा, कह रहा है कि वह अपनी चमकदार धारियों के साथ गर्व से चलता है। ही स्टार्स इन हिज विविड स्टाइल्स, वह अपनी चमकदार धारियों के साथ गर्व से चलता है अपने पिंजरे में कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मखमल के शांत पंजों से, इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत रोश में। चलिए दूसरा स्टेंजा क्या कह रहा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। क्या कह रहा है, he should be lurking in shadow, उसे छाया में लुप्त होना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के मध्य फिसलते हुए, नियर द वाटर होल,
पानी के कुंड के पास, वेयर प्लम्स डियर पास, जहाँ मोटा हिरन गुजरता है। चलिए स्टैंजा थर्ड क्या कह रहा, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे घरों के आसपास क्रोध से गरजना चाहिए, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। ठीक है ना, अपने वायरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने सफ़ेद नुकीले दांत, अपने पंजे दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, गांव को आतंकित करते हुए। देखिए बहुत डरा रहा है ना। चौथा स्टैंजा हमारा क्या कह रहा, चौथा चौथा स्टैंजा हमारा कह रहा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड पार्ट bars styling the length of his cage, ignoring visitors। कह रहा है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कह रहा है कि लेकिन वह कंक्रीट की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, अपने पिंजरे की लंबाई में टहलता हुआ, आगंतुओं को अनदेखा करता हुआ। चलिए पांचवा स्टैंजा देख लेते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eye at the brilliant stars। कह रहा है कि he hears the last voice at night, वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है, the patrolling car, गश्त करने वाले कारों की, and stares with his brilliant eyes, और उसकी चमकदार आंखें घूरती हैं, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकदार सितारों की ओर। तो देखिए हमारे पूरे स्टैंजास कंप्लीट हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, विषय अंग्रेजी, विषय अंग्रेजी के सिलेबस में यूनिट 14 में कुछ पोएम्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारा चौथे नंबर का पोएम है अमांडा। क्या है दोस्तों, अमांडा। तो चलिए अमांडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा पोएम क्या कह रहा है। हमारा पोएम जो कह रहा है कि एवरी चाइल्ड फील दैट सी ही इज़ कंट्रोल्ड एंड instructed not to do no on things or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elder, do not allow you to. To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक बच्चे को लगता है कि वह नियंत्रित है और उसे कोई काम ना निर्देश करने दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि वह उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, और आप भी महसूस कर सकते हैं यूट्यूब में मैं फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, कि आप भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा है। और राइट यहाँ पे क्या बोला, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, कुछ ऐसे काम के बारे में जिन्हें आप करना चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता, बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ टू डू, आपके माता पिता या बुजुर्ग आपको करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास आर इन फॉर अ सरप्राइज। कह रहा है कि कविता को जोर से पढ़ने के लिए जोड़ें बनाएं, प्रत्येक बारी बारी से छंद पढ़ें, आपको आश्चर्य होने वाला है। मतलब ये पोएम कुछ ऐसा ही है। देख लेते हैं पोएम क्या कह रहा है, वन बाई वन करके सारे पोएम को कंप्लीट कर लेंगे। पहला स्टैंजा हमारा क्या कह रहा है, पहला छंद हमारा क्या कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग्स एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। क्या बोल रहा है कि कह रहा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत कुतरो अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अपने कंधे मत उचकाओ अमांडा, हंच मतलब होता है उचकाना, स्टॉप दैट स्लाउचिंग्स, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ऐसे मत झुको और सीधे बैठो अमांडा। अमांडा को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अपने नाखून मत कुतरो, उछलो उचको नहीं ज़्यादा, कूदो नहीं ज़्यादा, ऐसे नहीं बैठो वैसे नहीं बैठो, है ना। नेक्स्ट क्या बोला, देयर इज़ अ
नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कह रहा है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, क्या बोल रहा, वह एक निस्तेज हरा समुद्र है, वह एक निस्तेज हरा समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ एकमात्र निवासी मैं हूँ। और फिर क्या है, तीसरा लाइन क्या करा, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मत्स्यांगना आनंदपूर्वक बहती हुई। ठीक है। तीसरा छंद हमारा क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टुड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। क्यों, तुम अपने गृह कार्य समाप्त कर ली हो अमांडा, क्या तुम अपना कमरा साफ कर ली हो अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे जूते साफ करने को कहा था अमांडा। ठीक है ना। फिर अब हमारा चौथा क्या बोल रहा है, चौथा लाइन क्या बोला, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पेट सॉफ्ट जस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। है ना। क्या बोल रहा है, मैं एक अनाथ लड़का हूँ, आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ लड़का हूँ जो गलियों में घूमती हुई, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई ह्यूस्ट वेयर फीट, मैं नरम धूल पर अपने शांत नंगे पैर से पैटर्न बनाती हुई। ठीक है। मुझे लगता है मैंने सॉरी, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट 14 आप देखेंगे तो इसमें कुछ पोएम्स दिए हुए हैं, है ना। तो मैंने 2 पोएम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हुए हैं और वीडियो अपलोड है आप लोग के यूट्यूब चैनल में। अब हम तीसरा पोएम देख लेते हैं क्या है। तीसरा पोएम है द बाल पोएम, है ना। द बाल पोएम का मतलब होता है गेंद कविता, गेंद के ऊपर एक कविता है छोटी सी, जिसके राइटर हैं जॉन बैरमैन। चलिए देख लेते हैं पोएम क्या कह रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शंस क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है, a boy loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? क्या कह रहा है कि एक लड़का जो अपनी गेंद खो देता है, a boy loses a ball, he is very upset, वह बहुत उदास है, जबकि गेंद ना ही ज़्यादा कीमती है और ना ही दूसरा खरीदा जा सकता कि बच्चा इतना उदास है। Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has learned from the experience of losing something. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, फिर क्यों लड़का इतना परेशान है। कविता यह जानने के लिए, कवि कह रहा है कि कविता यह जानने के लिए पढ़े कि क्या खो गया है और हमें इससे क्या सीखना चाहिए, इस बच्चे को क्या सीखना चाहिए। चलिए पोएम क्या करते हैं, वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं, है ना। पोएम वन बाय वन करके पढ़ेंगे तो हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं पोएम क्या कह रहा है। पोएम की ओर बढ़ते हैं, है ना। पोएम कह रहा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। लड़का अब क्या है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, लड़का अब क्या है जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज़ ही टू डू, आई सा इट गो, क्या अब वह क्या करे, मैंने उसे जाते हुए देखा है। मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एट देम, खुशी से उछलते हुए नीचे सड़क पर, और फिर मैरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, खुशी से यह रहा पानी में, कहने का कोई मतलब नहीं, ओ यहाँ दूसरी गेंद भी है। नो यूज टू से, ओ देयर आर अदर बॉल, देखो यहाँ दूसरी गेंद भी है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टारिंग डाउन। कह रहा है कि एक परम हिला देने वाला दुख लड़के को होता है जब वह दृढ़ता से सिहर कर नीचे देखता है। स्टेरिंग डाउन all his young days into the hover where his ball went. I would not intrude to him a dime, another ball, he's worthless. कह रहा है उसके सारे युवा दिन उस बंदरगाह में जहाँ उसकी गेंद चली गई, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा, एक पैसा, दूसरी गेंद बेकार है, मैं इसमें दखल भी नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा, दूसरी गेंद बेकार है।
नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का आभास होता है। इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस in a world of possessiveness, people will take ball, will be lost always, little boy। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों का आभास होता है। अधिकारों की दुनिया में लोग गेंद लेंगे, गेंद हमेशा खो जाएगी, छोटे बच्चे, लिटिल बॉयज, एंड नो वन बाइज अ बॉल ब्लैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज disparate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। और कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता, पैसा बाहर ही है, वह सीख रहा है अच्छे से उसकी निराश आंखों के पीछे नुकसान के ज्ञानवाद को कैसे खड़ा रह जाता है, यह जानते हुए कि हर आदमी को एक दिन क्या जानना चाहिए, और अधिकांश को कई दिनों तक पता होना चाहिए कैसे खड़ा रहना चाहिए। ठीक है ना। ये पोयम बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही अच्छा पोयम था। एक बच्चा होता है जो अपनी गेंद खो देता है, तो उसे ये मतलब कविता के अकॉर्डिंग एक बच्चा होता है जो अपनी गेंद खो देता है, तो इतना उदास क्यों है फिर? क्या वो दूसरा गेंद नहीं खरीद सकता? उसके पास इतने पैसे नहीं कि दूसरी गेंद खरीद सके। तो यही जो कविता है छोटी सी है, और एक गुमी हुई गेंद पर आधारित है, जिसके राइटर है जॉन बेरीमैन। तो ठीक है, हमने पोएम्स पढ़ लिया हुआ है। देख लेते हैं आगे की लाइनें कुछ लिखी हुई हैं, तो क्या करें ग्लोसरी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स लाइनें होती हैं। ओ देयर आर अदर बाल का मतलब होता है द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू बरी। इसका मतलब होता है कि शब्द बताते हैं कि हानि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है उसकी चिंता की जाए। कोई भी नुकसान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि जिसकी हम चिंता करके बैठे रहें, जिस तरह बच्चा बैठा रहा है ना। फिर अगला क्या कहते हैं, शेकिंग ग्रीफ। शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द बॉय, है ना। दहला देने वाला दुख और शोक जो उस बच्चे को हो गया था उसकी गेंद गुम जाने पर। रिगिड, रिजिड मतलब होता है दृढ़ और कठोर। तो देखिए ये कुछ ग्लोसरी वर्ड्स होते हैं जो अपने पोएम्स में इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। चलिए और थोड़ी सी हैं, कुछ देख लेते हैं। टू इंट्रूड ऑन का मतलब होता है हेयर टू एंटर अ सिचुएशंस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, है ना। इसका मतलब हो जाता है कि बिना अधिकार प्रवेश करना, अतिक्रमण और अदखल देना। फिर है अडाइम। अडाइम का मतलब होता है 10 सेंट, से मतलब होता है 10 सेंट यानी डॉलर का 10वां भाग। फिर है डिस्पेरेट, डिस्परेट, ठीक है। डिस्परेट मतलब होता है होपलेस यानी निराश। फिर है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इज मीन टू लॉस समथिंग, व्हाट इट मीन टू लॉस समथिंग, हानि के स्वभाव को जानना, कुछ खो देने का क्या मतलब होता है। फिर है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब होता है द ग्रीक वर्ड एपेस्टीम, द ग्रीक वर्ड एपेस्टीम means knowledge. It's come from a word meaning to understand, to know. Epistemology is the study of the nature of knowledge itself। इसका मतलब होता है कि ज्ञान, मीमांसा, ज्ञान पद्धति, शास्त्र और ज्ञानवाद। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पोएम को पढ़ा, हमने जाना कि कोई भी चीज़ नुकसान हो जाए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम उसे सोच करके बैठे रहें, यानी कि हमें हमेशा मूव ऑन कर जाना चाहिए। छोटा सा पोएम है द बॉल पोएम, इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। तो क्या होता है, ये कभी कभी पूछ देता है कि द बॉल पोएम के राइटर कौन है, या फिर जॉन बेरीमैन ने क्लास 10 में कौन जो पोएम लिखी है उसका नाम क्या है। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे पोएम्स को कंठस्थ कर लेना है।